नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो 70वां बीपीएससी का एग्ज़ाम जो कि हम लोग जानते हैं कि 30 सितंबर 2024 के लिए ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ। तो पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है और ये भी करंट अफेयर्स के ऊपर ही है। तो इस तरीके से टोटल मैं 50 प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूँ एग्जाम के पहले पहले तक, जिसमें हम लोग 2000 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपको बीपीएससी के एग्जाम में इसी प्रैक्टिस सेट से देखने को मिलेगा। मतलब ये जो सीरीज होगा टोटल 50 प्रैक्टिस सेट का, इसी से आपको 50 से 60 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं आज दूसरे प्रैक्टिस सेट के ऊपर। पहला प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जरूर जाकर देखिए मेरे चैनल पे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक उसी तरीके से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट की पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब नेटो का 32वां सदस्य बना है। मतलब नेटो में इसके पहले 31 मेंबर थे, बट अभी हाल ही में कोई 32वां सदस्य बना है। तो आपको बताना है कि वो कौन है। डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड या तो फिर स्वीडन। तो वो देश है स्वीडन। पहले का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। नेटो को नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि टोटल अब 32 मेंबर हो गए हैं और उन 32 में से 30 यूरोपीय देश है और 2 नॉर्थ अमेरिकन देश है। 2 नॉर्थ अमेरिकन कौन कौन सा है? एक है यूएसए और एक है कनाडा। ये दोनों है नॉर्थ अमेरिकन मेंबर्स है नेटो के। तो नेटो का भी नया सेक्रेटरी जनरल बना है, तो वो कौन है? ये है मार्क रूटे। ये बने हैं नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल। ये हम लोग पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि नेटो के नए प्रधान सचिव कौन बने हैं। तो ये बने हैं मार्क रूटे। ये हम लोग पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखें तो जरूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें हमने कवर किए हैं। तो ये मार्क रूटे बन गए हैं नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल। इसके पहले ये नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर थे, तो अब ये बन गए हैं नेटो के सेक्रेटरी जनरल। और इनके पहले जो सेक्रेटरी जनरल थे वो थे जेंस स्टोल्टनबर्ग। ये नॉर्वे के थे और इनका कार्यकाल खत्म हो गया। तो मार्क रूटे बन गए नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल, जो कि पहले नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर थे। तो इसीलिए नीदरलैंड के अब नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जिनका नाम है डिक स्कूफ। ये है नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर। आगे देखते हैं, नेटो का हेडक्वार्टर ये कहाँ है? ये बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में है। तो नेटो है क्या? नेटो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है। इसमें जो सारे इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं उनके बीच में आपस में एग्रीमेंट है कि हम में से किसी एक पार्टी पे अगर कोई थर्ड पार्टी अटैक करता है तो मतलब उसने हम सब पे अटैक किया है, हम सब लोग मिलकर उसका जवाब देंगे। यही है नेटो का मेन पर्पस। तो ये हम लोग पार्ट 1 में ये क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, आप लोग उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इनमें से किसे G20 के 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20। तो उसमें 21वां सदस्य कौन बना है? पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका या तो फिर अफ्रीकन यूनियन। तो वो है अफ्रीकन यूनियन। दूसरे का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी इन तीनों में से कोई भी G20 का मेंबर नहीं है। आगे देखते हैं, जो G20 है उसको ग्रुप ऑफ 20, उसका मतलब वही हुआ G20 का ग्रुप ऑफ 20। इसमें 19 जो है वो सोवरेन इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, बाकी 2 जो हैं वो यूनियंस है। एक है यूरोपियन यूनियन जिसमें लगभग 27 देश अभी हैं, और दूसरा है अफ्रीकन यूनियन जो कि अभी हाल ही में G20 का 21वां सदस्य बना है। इसमें लगभग 50 से ज़्यादा देश हैं, लगभग 55 के आसपास इसमें देश है। तो ये दोनों यूनियन इसके मेंबर्स बने हैं। यूरोपियन यूनियन तो पहले से था, अफ्रीकन यूनियन अभी हाल ही में बना है। तो कब बना है ये देख लेते हैं। तो 2023 में जो इसका समिट हुआ था, 18वां समिट हुआ था G20 का, उसमें अफ्रीकन यूनियन इसका मेंबर बन गया G20 का। और ये कहाँ पे हुआ था? ये इंडिया में हुआ था 18वां समिट। पहली बार कोई G20 समिट इंडिया में हुआ था और वो था 18वां समिट जो कि 2023 में हुआ था।
19वां समिट जो कि 2024 में होने वाला है, 2024 के लास्ट में, तो ये कहाँ पे होगा? ये होगा रियो डी जेनेरो जो कि ब्राज़ील में है, यहाँ पे होगा 19वां समिट। 20वां समिट भी ऑलरेडी प्रस्तावित है, 2025 में होगा, ये साउथ अफ्रीका में होगा। 21वां समिट जो 2026 में होगा, ये भी ऑलरेडी प्रस्तावित है, ये होगा यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तीसरा देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से देश ब्रिक्स ग्रुप का हिस्सा बना है या तो फिर बने हैं? ऑब्वियसली एक है तो बना है और एक से ज़्यादा है तो बने हैं। तो ब्रिक्स ग्रुप में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि 5 मेंबर्स थे पहले। कौन कौन से? नाम से ही पता चल जाता है। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 मेंबर्स थे, लेकिन अब यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, मतलब इससे ज़्यादा अब इसमें मेंबर्स हो गए हैं। तो नए कौन कौन जुड़े हैं? तो इजिप्ट ये भी जुड़ा है, इथियोपिया भी जुड़ा है, ईरान भी जुड़ा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों ही इसके मेंबर्स बने हैं। इसके अलावा इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान के अलावा यूएई भी इसका नया मेंबर बना है और साथ ही साथ सऊदी अरबिया भी इसका नया मेंबर बना है। तो मतलब ब्रिक्स में अभी टोटल 10 कंट्रीज हैं। हालांकि अर्जेंटीना भी बनने वाला था, प्रस्ताव भी ऑलमोस्ट इनके तरफ से पारित हो गया था, लेकिन अर्जेंटीना में चुनाव हुआ, वहाँ पे नए प्रेसिडेंट बन गए जेवियर मिली। इन्होंने अपने देश को वापस खींच लिया ब्रिक्स ग्रुपिंग का हिस्सा बनने से। तो टोटल अभी 10 मेंबर हैं जो हाल फिलहाल में बने हैं, वो हैं इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरबिया। चौथा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? फुल मेंबर 100वां कौन बना है? पनामा, तो ये 97th मेंबर था, 97वां। सियरा लियोन ये 98th मेंबर था आईएसए का। स्पेन जो है ये 99वां मेंबर था और पराग्वे जो है ये 100वां फुल मेंबर बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। तो चौथे का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब ये आईएसए है क्या? इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इंडिया और फ्रांस के द्वारा इसको संयुक्त रूप से इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 2015 में जो मीटिंग हुआ था COP21 का, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, जो कि पेरिस में ये मीटिंग हुआ था 2015 में, उसमें इंडिया और फ्रांस ने दोनों मिलकर आईएसए को लॉन्च किया था। उस समय जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे वो थे फ्रांसवा ओलांद। तो आईएसए का मेन एम क्या है? तो इसका मेन एम यही है कि दुनिया भर के देशों को जहाँ पे सूर्य ऊर्जा अच्छे से पहुँच पाता है, जहाँ पे गर्मी रहती है, तो वहाँ पे क्या करना है कि सोलर एनर्जी को एक्सटेंसिवली यूज़ करना है, मतलब जितना यूज़ कर सकते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स जो है पेट्रोल, डीजल, इनको बेसिकली काउंटर करना है, क्योंकि ये हमें पता है कि ये लिमिटेड हैं और ये ऑलरेडी कुछ सालों में ख़त्म हो जाएंगे। आईएसए का हेड क्वार्टर कहाँ है? ये है गुरुग्राम, हरियाणा में है, इंडिया में है। कैपिटल जो कि पराग्वे, जो कि 100वां मेंबर बना है आईएसए का, उसका कैपिटल है असुनसियोन। वहाँ के प्रेसिडेंट है पराग्वे का सैंटियागो पेना और वहाँ की करेंसी है पराग्वे गुआरानी। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन बना है? SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10th मेंबर कौन बना है? इंडिया ऑलरेडी मेंबर है, पाकिस्तान भी है, ईरान भी है। तो बेलारूस जो है वो अभी SCO का 10वां सदस्य बना है। ये बिल्कुल ही लेटेस्ट है, जुलाई में ही बना है, जुलाई लास्ट में ही बना है। ये बेलारूस जो है ये 10वां सदस्य बना है SCO का। आगे देखते हैं SCO क्या है? तो ये सक्सेसर है शंघाई 5 का। मतलब पहले शंघाई 5 था जिसका गठन 1996 में हुआ था। उसमें 5 देश थे, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि चाइना का पूरा नाम है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और तजाकिस्तान। ये 5 देश थे शंघाई 5 में। शंघाई 5 में ये 5 देश थे। बाद में फिर ये बन गया SCO और अभी फिलहाल इसमें 10 मेंबर्स हैं। जैसे पहले ब्रिक्स था, अब ब्रिक्स प्लस हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें कई सारे मेंबर्स जुड़ गए हैं। तो SCO का जो 24वां समिट हुआ, ये जुलाई 2024 में हुआ और ये हुआ अस्थाना, कजाकिस्तान में हुआ 24वां समिट, इसको ध्यान रखिएगा। और बेलारूस जो है वो SCO का सबसे नया मेंबर है, बेलारूस, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो SCO में अभी टोटल 10 मेंबर्स हैं, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ये तो शंघाई 5 में थे। उसके अलावा जो 5 बाद में जुड़े, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और लेटेस्ट जो जुड़ा है वो है बेलारूस। आगे देखते हैं 6ठा, हाल ही में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का
5वां सदस्य बना है। 5th मेंबर बना है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का। तो इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स या बांग्लादेश? तो वो है बांग्लादेश बना है अभी। 5वां सदस्य बना है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का। तो छठा का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, इसने ऑफिशियली वेलकम किया है बांग्लादेश का अपने 5वें सदस्य के रूप में। और ये कब हुआ? जब हाल ही में 8वां डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल का मीटिंग हुआ मॉरिशस में, जो कि मीटिंग वर्चुअली था। इसी के दौरान बांग्लादेश 5वां सदस्य बन गया इसका। और एग्जिस्टिंग मेंबर्स जो कि ऑलरेडी मेंबर हैं 4, वो कौन कौन से हैं? इंडिया मेंबर है, श्रीलंका है, मॉरिशस है और मालदीव्स है। ये 4 ऑलरेडी मेंबर्स हैं। और इसके अलावा जो सेशेल्स है वो एक ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में इसमें पार्टिसिपेट करता है इसके मीटिंग्स में। बाकी इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव्स जो है ये ऑलरेडी मेंबर है। अब बांग्लादेश 5वां मेंबर बन गया है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का। आगे देखते हैं 7वां। हाल ही में FATF की अध्यक्ष कौन बनी है? FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसकी मतलब अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसकी अध्यक्ष बनी है एलिसा डे एंडा मैड्राजो। ये FATF की नई प्रेसिडेंट बनी है FATF की। अगर बात करें वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो ये है जेरेमी विल, ये है वाइस प्रेसिडेंट। ये जो एलिसा डे एंडा मैड्राजो हैं, ये है मैक्सिको की, ये भी नई प्रेसिडेंट बनी है। जो वाइस प्रेसिडेंट है जेरेमी विल, ये है कनाडा की। इसके अलावा इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे टी राजा कुमार, जो कि सिंगापुर के थे। इसके पहले जो FATF के प्रेसिडेंट थे। अब यहाँ पे ऑप्शन में है विक्रम मिश्री। हम लोग पार्ट 1 में ऑलरेडी देख चुके हैं कि विक्रम मिश्री जो पहले थे डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे विक्रम मिश्री, वो अभी बन गए हैं फॉरेन सेक्रेटरी बन गए हैं इंडिया के। ये हम लोग पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आइए इसके बारे में और डिटेल ले लेते हैं। ये जो एलिसा डे एंडा मैड्रेजो है मैक्सिको की, इन्होंने एज्यूम किया है प्रेसिडेंसी को, मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की प्रेसिडेंसी को। और ये 2 साल के लिए प्रेसिडेंट रहेंगे FATF का, जुलाई 2024 से लेकर जून 2026 तक। अब FATF है क्या? तो एक ग्लोबल फाइनेंशियल वॉचडॉग है, मतलब दुनिया भर में जो पैसों का लेन देन होता है बड़े मात्रा में, उस पे इसकी नज़र रहती है। तो ये बनाया क्यों गया है FATF को? बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब कि जो काले धन को सफ़ेद करने का जो बिजनेस होता है दुनिया भर में, उसको रोकने के लिए, और टेररिज्म को फाइनेंस जो करते हैं उन पे नज़र रखने के लिए कि आतंकवाद को बढ़ावा कौन दे रहे हैं पैसों से। तो ये जो इनिशिएटिव था FATF को लाने का, ये G7 कंट्रीज़ का इनिशिएटिव था। G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7। तो उसमें कौन कौन है? US है, UK है, कनाडा है, जर्मनी है, जापान है, इटली है और फ्रांस है। बेसिकली ये उन देशों का समूह है जो कि दुनिया भर में टॉप 7 कंट्रीज़ हैं डेवलपमेंट के मामले में। उन देशों का ये समूह है। इसमें पहले रसिया भी था, उस समय G8 था, लेकिन रसिया ने जब 2014 में क्राइमिया को हथिया लिया, जो कि यूक्रेन का पार्ट है, तो इसी के विरोध में रसिया को इसका मेंबर से हटा दिया गया। FATF को कब ये फाउंड किया गया था? तो ये फाउंड किया गया था 1989 में। FATF का हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। आगे देखते हैं 8वां। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश बना है? मतलब यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश कौन सा बना है? क्योंकि इसमें और भी कई सारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं, लेकिन अफ्रीकी देश इसमें 10वां कौन बना है? तो ये बना है आइवरी कोस्ट, ये बना है 10वां मेंबर। इसके अलावा जो ये तीनों ही अफ्रीकन देश हैं, सियरा लियोन, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ये इसके मेंबर बनने वाले हैं। मतलब यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन के मेंबर इसी साल के लास्ट में ये बनने वाले हैं। बट अभी जो फिलहाल 10वां मेंबर बना है वो है आइवरी कोस्ट। तो आइवरी कोस्ट का एक और नाम है कोट डी आइवर, ये इसी का नाम है, इसी देश का ये दूसरा नाम है। तो ये अब 53वां देश बन गया है 1992 UN वाटर कन्वेंशन का। जैसा कि मैंने आपको बोला कि 10वां अफ्रीकी देश है, लेकिन ऑल ओवर अगर वर्ल्ड देखें तो ये 53वां देश बना है UN वाटर कन्वेंशन 1992 का। इस कन्वेंशन को एक और नाम से जाना जाता है,
कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेस एंड इंटरनेशनल लेक्स। मतलब आपके ट्रांस बाउंड्री मतलब आपके देश के बाउंड्री के बाहर जो वाटर कोर्सेस हैं या इंटरनेशनल लेक्स हैं उसके प्रोटेक्शन और यूज़ को लेकर जो कन्वेंशन है उसी को कहा जाता है 1992 यूएन वाटर कन्वेंशन। अब इस कन्वेंशन के अंतर्गत होता क्या है कि जो भी पार्टीज़ हैं या जो भी देश इसके हिस्सा हैं उनको क्या करना है, कोऑपरेट करना है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर्स। मतलब आपकी बाउंड्री के बाहर जो पानी का जो जलाशय है उसको कहीं एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है, इसीलिए सारे जो है इसके मेंबर्स बनते हैं। टोटल लगभग 53 कंट्रीज के मेंबर हो गए हैं, लेकिन 10वां अफ्रीकी देश बना है आइवरी कोस्ट। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में एनबीडीए मतलब न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है एनबीडीए का? तो ये चुना गया है रजत शर्मा जी को। 9वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये सक्सीड करेंगे अविनाश पांडे को। तो ये चेयरमैन और एडिटर इन चीफ हैं इंडिया टीवी के। इनका एक बहुत ही फेमस प्रोग्राम आता है, आप लोग जानते होंगे, आपकी अदालत। ये इन्हीं का प्रोग्राम है, रजत शर्मा जी का। ये रिप्लेस करेंगे अविनाश पांडे को जो कि फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं वो एबीपी नेटवर्क के। अब पहले ये एनबीडीए नहीं था, पहले ये एनबीए था, लेकिन बाद में इसमें डिजिटल मीडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स को इंक्लूड करने के लिए इसमें इसका नाम चेंज किया गया और अब इसका नाम क्या हो गया है एनबीडीए का न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। पहले इसमें डिजिटल मीडिया इंक्लूड नहीं था, उसको इंक्लूड किया गया, इसीलिए नाम चेंज हो गया एनबीए से एनबीडीए। अब एनबीडीए है क्या? ये लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स का और साथ ही साथ डिजिटल मीडिया का हमारे भारत देश में। इसमें लगभग सभी मेजर न्यूज़ नेटवर्क्स इसमें कवर हो जाते हैं हमारे भारत देश के। एनबीडीए वही है जिसके अब प्रेसिडेंट बन गए हैं रजत शर्मा। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन, एशियन पैरालंपिक कमेटी के दक्षिण एशिया प्रतिनिधि कौन बनी है? साउथ एशियन रिप्रेजेंटेटिव कौन बनी है एशियन पैरालंपिक्स कमेटी के? तो ये बनी है दीपा मलिक। 10वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दीपा मलिक पहली इंडियन वीमेन थी जो कि मेडल जीती थी पैरालंपिक गेम्स में, तो इसीलिए मतलब ये बहुत ही खास है ये दीपा मलिक जी। और अब ये दीपा मलिक बन गई हैं साउथ एशिया रिप्रेजेंटेटिव बन गई हैं एशियन पैरालंपिक्स कमेटी के। अब एक और नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, देवेंद्र झझरिया जो हैं ये 2 टाइम के पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ये प्रेसिडेंट अभी हाल ही में बने हैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के, जिसके पहले प्रेसिडेंट थे दीपा मलिक जी। तो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है देवेंद्र झझरिया और ये जो दीपा मलिक हैं ये बन गई हैं साउथ एशिया के रिप्रेजेंटेटिव एशियन पैरालंपिक्स कमेटी में। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, साउथ एशिया में अभी लगभग 8 देश हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव्स, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, इस तरीके से साउथ एशिया में 8 देश हैं। आगे देखते हैं 11वां, बीएसएनएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? मतलब बीएसएनएल के चेयरमैन एंड एमडी कौन बने हैं? तो पहले थे प्रवीण कुमार पुरवर, अब बन गए हैं रॉबर्ट जे रवि। तो 11वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये सक्सीड करेंगे श्री प्रवीण कुमार पुरवर को जो कि पहले इसके मतलब चेयरमैन एंड एमडी थे बीएसएनएल के। तो बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत संचार निगम लिमिटेड। ये एक इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब ये सरकारी कंपनी है बीएसएनएल। अब बीएसएनएल जो है ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है भारत सरकार का, उसके अंतर्गत आता है ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस में। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एक सरकारी कंपनी है। अभी हाल ही में ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि जियो और एयरटेल दोनों ने अपना जो रेट है, मंथली रेट है रिचार्ज का, वो बढ़ा दिया, तो कई लोग अब बीएसएनएल पे मूव कर गए हैं। तो इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें काफ़ी मतलब हेल्प मिलता है, काफ़ी उससे मोटिवेशन मिलता है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद मतलब CSIR, जिसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी महानिदेशक कौन है जिनका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया है? इनका जो टेन्योर था ये बढ़ा दिया गया, तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है CSIR के? तो ये हैं नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। 12वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो ऑप्शन में है वो देखते हैं, ये जो सुरमा पाढ़ी हैं, ये सुरमा पाढ़ी ये उड़ीसा के असेंबली के स्पीकर बने अभी हाल ही में, क्योंकि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा का भी चुनाव हुआ था उड़ीसा में, जहां भाजपा सरकार में आ गई।
तो ये सुरमा पाढ़ी जो है ये उड़ीसा असेंबली की स्पीकर बनी है विधानसभा की। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं, मैं बस एक रिपीटिशन के रूप में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सुमन कुमारी जो है ये बीएसएफ की फर्स्ट वीमेन ये बनी है स्नाइपर, फर्स्ट वीमेन स्नाइपर बनी है ये बीएसएफ की सुमन कुमारी। इसके अलावा जो नीना सिंह है ये सीआईएसएफ की फर्स्ट महिला डीजी बनी है, फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल बनी है नीना सिंह। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी ये सीएसआईआर की ऑलरेडी ये थी वहाँ पे डायरेक्टर जनरल, अब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो इनका जो कार्यकाल है ये सरकार ने बढ़ा दिया डायरेक्टर जनरल के रूप में सीएसआईआर का, और 2 सालों के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो ये कलाई सेल्वी कौन थी? ये फर्स्ट वीमेन थी जो कि इस पोस्ट के लिए अपॉइंट की गई थी अगस्त 2022 में। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हैं वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं सीएसआईआर के। एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है पदेन, जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो ऑटोमेटिकली सीएसआईआर के चेयरमैन होंगे। जैसे कि नीति आयोग आप लोग जानते हैं, नीति आयोग के भी जो चेयरमैन हैं वो ऑटोमेटिकली मतलब एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसी तरीके सीएसआईआर के भी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं 13वां, उर्सुला वॉन डेर लियेन ये फिर से यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये किस देश से हैं? उर्सुला वॉन डेर लियेन, तो ये हैं जर्मनी की। 13वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो जर्मन कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन है उर्सुला वॉन डेर लियेन, ये इन्होंने अपना दूसरा टर्म ये सिक्योर किया है जो कि 5 साल का होगा प्रेसिडेंट के रूप में यूरोपियन कमीशन का। जर्मन के चांसलर कौन है? ये हैं ओलाफ स्कोल्स। 14वां क्वेश्चन, यूरोपीय संसद की अध्यक्ष दोबारा से कौन चुनी गई हैं? यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट फिर से कौन बनी है? तो ये बनी है रॉबर्टा मेट्सोला। 14वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो ऑप्शंस में है उर्सुला वॉन डेर लियेन, अभी हम लोग पिछले प्रश्न में ही देखे हैं, ये प्रेसिडेंट बनी है कहाँ की? यूरोपियन कमीशन की ये प्रेसिडेंट बनी है फिर से। पॉल कगामे, ये हम लोग पार्ट 1 में कवर किए हैं, ये रवांडा के नए राष्ट्रपति बने हैं, रवांडा के। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ये भी हम लोग पिछले कुछ प्रश्न पहले ही देखे हैं, ये सीएसआईआर की फिर से डायरेक्टर जनरल बनी है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? जैसे हमारे देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो क्या है? वो है भारत रत्न। तो उसी तरीके से ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल ये कहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो ये रसिया का मतलब रूस का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 15वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये अवार्ड जो है ये अनाउंस किया गया था 2019 में ही, लेकिन ये दिया गया 2024 में, अभी हाल ही में जब नरेंद्र मोदी जी रूस के दौरे पे थे उस समय इनको ये अवार्ड दिया गया। किस लिए? कि प्रमोट कर रहे हैं ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और रसिया के बीच में, इसीलिए रूस ने ये अवार्ड इनको दिया है। अनाउंस 2019 में किया गया था, दिया गया 2024 में। तो इसके अलावा और भी कई देशों के सर्वोच्च सम्मान जो है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिल चुका है। तो अभी 2024 में जो मिला है वो है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड, जो कि रूस का सर्वोच्च सम्मान है। इसके अलावा फ्रांस, इजिप्ट, पपुआ न्यू गिनी, फिजी, रिपब्लिक ऑफ पलाउ, भूटान, मालदीव्स, यूएई, बहरेन, पैलेस्टाइन, अफगानिस्तान, सऊदी अरबिया, इन देशों का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान अलग अलग साल में अलग अलग ईयर्स में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिल चुका है। फ्रांस का देखिए 2023 में मिला था, जो कि हाईएस्ट वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। फिर उसी तरीके से इजिप्ट का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ नाइल, इस तरीके से 2023 में मिला था। तो बाकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे देखते हैं 16वां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसका पहले नाम था ट्विटर, इस पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी जी। 16वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, हालांकि इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, कई लोग कहते हैं बराक ओबामा का इनसे ज़्यादा फॉलोवर है, लगभग 130 मिलियन है उनका, लेकिन चूंकि अब वो लीडर नहीं है, क्योंकि अमेरिका के वो 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अब वो प्रेसिडेंट वहाँ बन भी नहीं सकते हैं, तो उनका नाम इस लिस्ट में नहीं आएगा। अगर जो अभी जो है करंट में जो वैश्विक लीडर हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी का हाईएस्ट है सोशल मीडिया पे, मतलब एक्स पे इनके फॉलोअर्स, और ये लगभग जो हैं ये 100 मिलियन इनका पार कर गया है।
आगे देखते हैं 17वां, स्पेस एक्स और एक्स इन दोनों का जो मुख्यालय है ना, जो हेडक्वार्टर है, वो कैलिफोर्निया से किस शहर में स्थानांतरित किया गया है? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इन दोनों के ही जो हेडक्वार्टर्स हैं, एक्स मतलब जो पहले ट्विटर था, और स्पेस एक्स जो कि एक स्पेस एजेंसी है अमेरिका में, एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी जिसके मालिक हैं एलन मस्क, इन दोनों के मुख्यालय को कैलिफोर्निया से भी हाल ही में रिलोकेट किया गया है, मतलब ट्रांसफ़र किया गया है। तो कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है टेक्सास में, कैलिफोर्निया से टेक्सास में इसको शिफ्ट किया गया है। 17वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 18वां देखते हैं, हाल ही में कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सेवाएं बंद हो गई है? ये हमेशा के लिए इसको बंद कर दिया गया है। किसको? इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, कू या तो फिर टेलीग्राम। तो ये है कू। 18वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये कू बेसिकली क्या था? तो ये एक इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म था। वैसे ही जैसे कि ट्विटर था पहले, जिसका नाम अब एक्स हो गया है, वैसे ही इंडिया में बनाया गया था कू को, ट्विटर को एक मतलब कड़ा समय देने के लिए, मतलब ट्विटर के मुकाबले में बनाया गया था इसको कू को। हालांकि अब वो बंद हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे फॉलोअर्स नहीं थे। अब ये कू जो है, इसको थोड़ी पॉपुलैरिटी मिली थी 2021 में, जब कई जो इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैं, कई सारे मंत्री जो हैं भारत सरकार में उस समय जो थे, वो कू की ओर प्रस्थान कर गए थे, कू पे अपनी आईडी बना लिए थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो है, उस टाइम ट्विटर इसका नाम था, ट्विटर के साथ कई झगड़े चल रहे थे भारत सरकार के, कुछ कंटेंट को हटवाना चाहती थी भारत सरकार, जो कि ट्विटर हटा नहीं रहा था। तो इसीलिए कई सारे मिनिस्टर्स मूव कर गए थे कू की ओर, बट अब कू बंद हो चुका है परमानेंटली, और ट्विटर का नाम भी बदलकर एक्स किया जा चुका है, क्योंकि इसके जो मालिक हैं ये हो गए हैं एलन मस्क। एलन मस्क ने कू को खरीद लिया। तो एलन मस्क अब स्पेस एक्स के भी मालिक हैं, टेस्ला के भी मालिक हैं और एक्स के भी मालिक हैं, एक्स जो कि पहले ट्विटर था। 19वां क्वेश्चन, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो हम लोग जानते हैं ये जीता है इंडिया ने। 19वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो वर्ल्ड कप था, ये 9वां एडिशन था टी20 मेंस वर्ल्ड कप का, जिसको वेस्ट इंडीज और यूएसए दोनों ने मिलकर इसको होस्ट किया था 1 जून से 29 जून 2024 तक। इंडिया ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हरा दिया 7 रन से, और ये फाइनल हुआ था ब्रिज टाउन बारबाडोस में। मैन ऑफ द मैच जो फाइनल में थे वो थे विराट कोहली, और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे जसप्रीत बुमराह। अब इसमें 4 जो थे वो ब्रांड एम्बेसडर्स थे, उसैन बोल्ट, क्रिस गेल, युवराज सिंह और शाहिद अफरीदी। ये 4 ब्रांड एम्बेसडर थे आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के। इंग्लैंड जो थी वो डिफेंडिंग चैंपियन थी, मतलब पिछले बार की चैंपियन थी, इस बार चैंपियन बन गई भारत। अब देख लेते हैं कुछ स्पॉन्सर्स। जो नंदिनी जो कि इंडियन डेयरी ब्रांड है, वो स्पॉन्सर कर रही थी आयरलैंड और स्कॉटलैंड की क्रिकेट टीमों को टी20 वर्ल्ड कप 2024 में। इसके अलावा जो अमूल जो डेयरी ब्रांड है, ये स्पॉन्सर कर रही थी साउथ अफ्रीका, यूएसए और श्रीलंका की क्रिकेट की टीमों को। आगे देखते हैं, इसके पहले हम लोग पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए हेड कोच कौन बने हैं। तो ये गौतम गंभीर बने हैं, ये हम लोग पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। चूंकि यहाँ पे क्रिकेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको रिवीजन के तौर पे ले लिया। आगे देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? कौन से वो प्लेयर हैं जिन्होंने टी20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया? तो विराट कोहली, ये तो रिटायर कर ही गए हैं, रोहित शर्मा ये भी रिटायर कर गए हैं, और रविंद्र जडेजा, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इन तीनों ने ही टी20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया। 21वां देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टी20 प्रारूप के नए भारतीय कप्तान कौन बने हैं? क्योंकि पहले रोहित शर्मा थे, वो तो अब टी20 फॉर्मेट को ही छोड़ दिए हैं। तो नए कप्तान कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं सूर्य कुमार यादव। 21वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 22वां, डीएलएस मेथड के सह आविष्कारक फ्रैंक डकवर्थ की अभी हाल ही में मृत्यु हो गई। यह मेथड किस खेल से संबंधित है? तो ये जो डीएलएस मेथड है, ये संबंधित है क्रिकेट से। 22वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको डीएलएस मेथड कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डकवर्थ लुईस स्टर्न मेथड। ये तीनों अलग अलग नाम है, तीनों का ही योगदान रहा है इस मेथड को बनाने में, इसीलिए इसको कहा जाता है डीएलएस मेथड, मतलब डकवर्थ लुईस स्टर्न मेथड। अब डीएलएस मेथड का यूज़ कब होता है? जब रेन अफेक्टेड क्रिकेट के मैच होते हैं, जिस मैच में बारिश हो जाता है, उस मैच में रिजल्ट को लाने के लिए डीएलएस मेथड का यूज़ किया जाता है। अब इसको ऑफिशियली आईसीसी के द्वारा पहली बार 2001 में यूज़ किया गया था। हालांकि पहले भी यूज़ किया जा चुका था, लेकिन आईसीसी के द्वारा ऑफिशियली यूज़ किया गया इसको 2001 में। आइए आगे देखते हैं 23वां,
टेस्ट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी है? यहाँ पे विमेंस क्रिकेट की बात हो रही है। टेस्ट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड अब इनके नाम पे हो गया है। तो इनका नाम है शफाली वर्मा। ये इंडिया की स्टार ओपनर है विमेंस क्रिकेट में। 23वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो 20 साल की हैं शफाली वर्मा और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये दोहरा शतक लगाई हैं टेस्ट में 194 बॉलों पे। तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है अनाबेल सदरलैंड का, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। वो 248 बॉलों में मारी थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और ये जो शफाली वर्मा है ये सिर्फ 194 बॉलों में ये बनाकर इनका रिकॉर्ड तोड़ दिए। 24वां, आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट के ऑलराउंडर लिस्ट को टॉप करने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? तो टी20 क्रिकेट में ऑलराउंडर लिस्ट को टॉप करने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बने हैं हार्दिक पांड्या। 24वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 25वां देखते हैं, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी जून 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? अब आईसीसी क्या करती है कि हर मंथ में एक प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देती है किसी खिलाड़ी को जिसका परफॉर्मेंस उस मंथ में सबसे बढ़िया होता है। तो ये मेंस में भी देती है और विमेंस में भी देती है। तो मेंस में कौन रहे? तो ये रहे जसप्रीत बुमराह, ये रहे जून 2024 में। इसके पहले अगर मई महीने की बात करें तो वो थे गुडाकेश मोटी, और उसके पीछे अगर जाएंगे अप्रैल में तो ये रहे थे मोहम्मद वसीम, जो कि यूएई के खिलाड़ी हैं। कमिंदु मेंडिस ये रहे थे मार्च के प्लेयर ऑफ द मंथ रहे थे। अगर एक और पीछे जाएंगे फरवरी तो उसमें थे यशस्वी जायसवाल थे, जो कि इंडिया के ओपनर हैं यशस्वी जायसवाल। आगे देखते हैं 26वां, निम्न में से कौन सी महिला खिलाड़ी जून 2024 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई? आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ तो ये चुनी गई स्मृति मांधना। ये जून के लिए चुनी गई महिलाओं में, और उसके पीछे मई में चुनी गई थी चमारी अट्टापट्टू, जो कि श्रीलंका की हैं। हेले मैथ्यूज, इनको अप्रैल के लिए विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। और उसके पीछे जाएंगे मार्च में चुने गए थे माइया बुचियार, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अगर फरवरी मंथ की बात करेंगे तो उसमें चुना गया था अन्नाबेल सदरलैंड को। तो 26वां का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे 27वां देखते हैं, टी20 वर्ल्ड कप में लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने पैट कमिंस, जो कि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान इन्होंने लगातार 2 हैट्रिक लिया। लगातार 2 मैचों में हैट्रिक लिया इन्होंने। पहले लिया बांग्लादेश के खिलाफ, बाद में इन्होंने लिया अफगानिस्तान के खिलाफ। तो अपने नाम पे पैट कमिंस ने एक नया ही रिकॉर्ड बना लिया। आगे देखते हैं 28वां, हाल ही में शील नागू ये किस उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? मतलब चीफ जस्टिस बने हैं किस हाई कोर्ट के? तो ये बने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं शील नागू। 28वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो जस्टिस शील नागू हैं ये इसके पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। मतलब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अभी भी कोई परमानेंट चीफ जस्टिस नहीं है, तो ये एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। आगे देखते हैं 29वां, हाल ही में गुरमीत सिंह संधावलिया ये किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो अभी हम लोग पिछले प्रश्न में देखें कि ये मध्य प्रदेश के एक्टिंग चीफ जस्टिस थे शील नागू, लेकिन अब बन गए हैं पंजाब एंड हरियाणा के चीफ जस्टिस। तो ये जो हैं गुरमीत सिंह संधावलिया ये बन गए मध्य प्रदेश के नए चीफ जस्टिस। 29वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन, एक और अपॉइंटमेंट देखते हैं चीफ जस्टिस के रूप में। हाल ही में विद्युत रंजन सारंगी ये किस उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये बने हैं झारखंड हाई कोर्ट के 15th चीफ जस्टिस बने हैं विद्युत रंजन सारंगी। 30वें का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो विद्युत रंजन सारंगी हैं ये पहले उड़ीसा हाई कोर्ट में थे, अब ये झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। उड़ीसा हाई कोर्ट में तो ये सिर्फ जज थे, लेकिन अब ये झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं, और ये सक्सीड करेंगे संजय कुमार मिश्रा जी को। चीफ मिनिस्टर कौन है झारखंड के? ये हेमंत सोरेन फिर से बन गए। इनके पहले चंपाई सोरेन थे जब हेमंत सोरेन जेल में थे, लेकिन अब ये वापस आ गए तो हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। स्पीकर है झारखंड के, असेंबली स्पीकर हैं रविंद्रनाथ महतो, और गवर्नर है वहाँ पे सीपी राधाकृष्णन। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि झारखंड के मतलब जो हाई कोर्ट है वहाँ के चीफ जस्टिस बन गए हैं विद्युत रंजन सारंगी। अब अगर आपसे पूछा जाए बिहार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, मतलब पटना हाई कोर्ट के, तो ये हैं कृष्णन विनोद चंद्रन। कृष्णन विनोद चंद्रन ये अभी हैं पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। आगे देखते हैं 31वां क्वेश्चन,
हालांकि उसके पहले आप ये जान लीजिए, जो हम लोग पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, कि सुप्रीम कोर्ट के नए जज अभी हाल ही में कौन बने हैं। 2 नए जज अपॉइंट किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस आर महादेवन। ये दोनों ही हम लोग पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। चूंकि हम लोग यहाँ पे जजों की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने इसको रिवीजन के तौर पे ले लिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जो है ये मणिपुर से पहली बार कोई जज बने हैं पिछले 70 सालों में, जब से देश आज़ाद हुआ है। इसीलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों ही नए जज बने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट में अब टोटल 34 जज हो गए हैं, जो कि मैक्सिमम 34 ही हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अभी। आगे देखते हैं 31वां, सूरीनाम में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हैं सुभाष प्रसाद गुप्ता। 31वें का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले जो ऑप्शन में है विनय मोहन क्वात्रा, ये यूएसए में इंडिया के एम्बेसडर हैं। विनय कुमार, ये जो विनय कुमार हैं ये रूस में हैं इंडिया के एम्बेसडर। इसके अलावा जो विक्रम दोराई स्वामी हैं ये यूके में इंडिया के हाई कमिश्नर हैं। तो ये सारे हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि सूरीनाम में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं सुभाष प्रसाद गुप्ता। पार्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि यूएसए में इंडिया के नए राजदूत बने हैं विनय मोहन क्वात्रा, और बाकी के ऑप्शंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभय ठाकुर ये म्यांमार में बने हैं इंडिया के एम्बेसडर, म्यांमार में। विनय कुमार जो कि हम लोग जानते हैं, पहले ही बात कर चुके हैं, ये रूस में इंडिया के एम्बेसडर हैं। और जो विक्रम दोराई स्वामी है ये यूके में इंडिया के हाई कमिश्नर हैं। आगे देखते हैं 32वां, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। तो ये किया गया है 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। 32वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस समय ये लगाया गया था 25 जून 1975 को इंडिया में इमरजेंसी लगाया गया था। जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी जी, और जो उस समय प्रेसिडेंट थे वो थे कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। उस समय ये प्रेसिडेंट थे। तो प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट ने लगाया था आपातकाल, मतलब इमरजेंसी लगाया था 25 जून 1975 को। आगे देखते हैं 33वां, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे, इंडिया के फ्लैग बेयरर कौन होंगे। तो ये 2 लोग होंगे, एक पीवी सिंधु और एक एएस कमल, मतलब अचांता शरद कमल। ये दोनों ही होंगे फ्लैग बेयरर इंडिया के। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 33वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फ्लैग बेयरर बेसिकली एक सिंबॉलिक लीडर होता है ओलंपिक गेम्स में। तो ये क्या करेंगे, ओपनिंग सेरेमनी जब होगा उसमें जो परेड होता है उसमें आपकी कंट्री के डेलीगेशन को ये लीड करेंगे। ये पहले पर्सन होंगे ग्राउंड की ओर बढ़ने के लिए। तो ये क्या करेंगे, अपने हाथ में देश का झंडा रखेंगे और सबसे आगे यही चलेंगे। कुछ इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पिक्चर में लगाया है कि सबसे आगे ये झंडा लेकर चल रहे हैं और बाकी जो और एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पीछे पीछे चलेंगे। तो इस तरीके से इस बार कौन होंगे, टेनिस प्लेयर जो हैं शरद कमल और बैडमिंटन सुपरस्टार पीवी सिंधु, ये दोनों ही होंगे इंडिया के फ्लैग बेयरर 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के ओपनिंग सेरेमनी में। इसके पहले जो हुआ था ओलंपिक्स 2020 में हुआ था टोक्यो में, उस समय मैरी कॉम और फॉर्मर जो हॉकी के कप्तान थे मनप्रीत सिंह, ये दोनों ही फ्लैग बेयरर थे टोक्यो ओलंपिक्स में। आगे देखते हैं 34वां, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत के शेफ डे मिशन कौन होंगे। शेफ डे मिशन एक अलग ही चीज़ होता है जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, बट 2024 के ओलंपिक्स में ये होंगे गगन नारंग। 34वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये होता क्या है शेफ डे मिशन, तो एक इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है जिन पे जिम्मेदारी होती है कि जो भी एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके वेलफेयर की सारी जिम्मेदारियां इन्हीं के पास होती है। शेफ डे मिशन मतलब उनको किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो, उनकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखने का काम है शेफ डे मिशन, जो कि इस बार है गगन नारंग। तो गगन नारंग कौन है, लंदन ओलंपिक्स 2012 में जब हुआ था तो उस समय ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे शूटिंग में, गगन नारंग। तो इनको बनाया गया शेफ डे मिशन 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के लिए। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये हैं पीटी उषा जी। आगे देखते हैं 35वां, भारत की 2024 की ओलंपिक्स टीम के प्रधान प्रायोजक कौन सी कंपनी बनी है, मतलब प्रिंसिपल स्पॉन्सर कौन होगी इंडिया की ओलंपिक टीम 2024 के लिए। तो ये होंगे अडानी ग्रुप। 35वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो गौतम अडानी जो हैं ये चेयरमैन है अडानी ग्रुप के, और इन्होंने अनाउंस किया है कि ये लोग स्पॉन्सर करेंगे 2024 के ओलंपिक्स गेम में जो इंडियन टीम पार्टिसिपेट कर रही है पेरिस में, उसके ये स्पॉन्सर होंगे।
और साथ ही साथ इन्होंने एक कैंपेन को भी लॉन्च किया गया जिसका थीम है देश का गीत एट ओलंपिक्स। जो भी ओलंपिक्स में आप जानते हैं गोल्ड जीतता है उसी देश का वहाँ पे राष्ट्रगान बजता है इसीलिए। 36वां, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में कितने भारतीय एथलीट भाग लेंगे? तो इसमें 117 भारतीय एथलीट भाग लेंगे। 36वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा और ये दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिंजेंट है। इसके पहले जो 2020 में हुआ था टोक्यो ओलंपिक्स उस समय 121 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था जो कि हाईएस्ट रिकॉर्ड था अब तक का, और इस बार 117 एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। 37वां देखते हैं, पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक मतलब ओनली इंडियन वेट लिफ्टर जो कि क्वालिफाई की है वो कौन है? तो ये हैं मीराबाई चानू। 37वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इसके पहले टोक्यो ओलंपिक्स में ये सिल्वर मेडलिस्ट रह चुकी हैं मीराबाई चानू, और ये बन गई हैं ओनली इंडियन वेट लिफ्टर जो कि क्वालिफाई की हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए। 38वां क्वेश्चन, निम्न में से किस खेल या खेलों को समर ओलंपिक्स 2028 में शामिल किया गया है? 2028 में ये जो ओलंपिक्स होंगे उसमें किन नए खेलों को शामिल किया गया है? क्रिकेट को किया गया है, स्क्वैश को किया गया है, फ्लैग फुटबॉल को किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो 2028 का ओलंपिक्स है ये लॉस एंजलिस अमेरिका में होने वाला है। तो 2028 का ओलंपिक्स जैसा कि मैंने बताया लॉस एंजलिस अमेरिका में होने वाला है। 5 नए खेल उसमें शामिल किए गए हैं, क्रिकेट, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और बेसबॉल या तो फिर सॉफ्ट बॉल। इन 5 को नए खेल के रूप में ओलंपिक्स में शामिल किया गया है। 39वां, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? तो ये बनी है सलीमा टेटे, मतलब इंडियन विमेंस हॉकी टीम की नई कैप्टन बनी है सलीमा टेटे। और सविता पुनिया जो है इसके पहले वो कैप्टन थी। तो सविता पुनिया पहले कैप्टन थी, अब बन गई हैं सलीमा टेटे, और जो वाइस कैप्टन होंगी वो होंगी नवनीत कौर। 40वां, हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है टोबैको कंट्रोल के लिए? तो ये किया गया है पीवी सिंधु जी को। 40वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक डे मनाया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 मई को हर साल मनाया जाता है। तो बैडमिंटन की जो स्टार है पीवी सिंधु, ये अब बन गई हैं ब्रांड एम्बेसडर टोबैको के कंट्रोल के लिए। 41वां, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है करीना कपूर जी को। 41वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो करीना कपूर अब सपोर्ट करेंगी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनिसेफ, उसका जो एम है कि हर बच्चे का अपना अधिकार होता है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का, हेल्थ का, एजुकेशन का, जेंडर इक्वालिटी का, उसमें अब ये सपोर्ट करेंगी। अब यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसका गठन हुआ था 1946 में, ताकि ये बच्चों का और यंग लोगों का उनका लाइफ बेहतर बनाने में हेल्प कर सकें। 42वां, 2024 में हुए आम चुनावों के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो ये थे राजीव कुमार जी। लेकिन यहाँ पे जो मेन अपॉइंटमेंट की बात है, एक है ज्ञानेश कुमार और एक है सुखबीर सिंह संधू। ये दोनों ही उस समय इलेक्शन कमिश्नर्स बने थे। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो ये दोनों ही बनाए गए थे चुनाव के पहले। तो ये दोनों नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। आगे देखते हैं 43वां, सुजाता सौनिक ये किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है किस राज्य की? तो ये बनी है महाराष्ट्र की फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी, ये बनी है सुजाता सौनिक। 43वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 44वां, बट उसके पहले जान लीजिए कि अभी कुछ महीने पहले जनवरी में ही राधा रतूड़ी ये बनी थी पहली महिला चीफ सेक्रेटरी, ये बनी थी उत्तराखंड की, और अब सुजाता सौनिक बनी है महाराष्ट्र की। ये दोनों अपॉइंटमेंट आप लोग ध्यान रखिएगा। 44वां देखते हैं, सीआरपीसी की किस धारा के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं अब अपने पतियों से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती हैं? तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मुस्लिम महिलाएं भी अब एलिमनी मतलब गुजारा भत्ता की डिमांड कर सकती हैं अगर उनके हस्बैंड ने उनको तलाक दिया है तो। अब क्वेश्चन ये है कि मतलब सीआरपीसी के किस सेक्शन के तहत वो डिमांड कर सकती हैं? तो ये करेंगी सेक्शन 125 जो है सीआरपीसी की, उसके तहत ये लोग अब अपने पतियों से गुजारा भत्ता की डिमांड कर सकती हैं। 44वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो रूलिंग है मतलब ये जो आदेश है ये किस केस में आया है? मोहम्मद अब्दुल समद जो है वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, इसी कोर्ट केस के तहत ये फैसला आया है
कि अब मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता की डिमांड कर सकती हैं सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी के तहत। 45वां क्वेश्चन, 3 जुलाई 2024 को हाथरस जो कि यूपी में है, हाथरस में एक सत्संग के दौरान हुए भगदड़ की जांच के लिए गठित की गई 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। ये जांच करेंगे कि वो भगदड़ कैसे हुआ था जिसमें 120 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। 45वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो चीफ मिनिस्टर है वहाँ के योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा इस आयोग का गठन किया गया है जिसमें 120 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी जिस दुर्घटना में, उसके जांच के लिए। तो ये जो ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जो इस आयोग को हेड करेंगे, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये पूर्व जज ये रह चुके हैं, यही इस कमीशन को हेड करेंगे। अब इनको टास्क दिया गया है कि आपको 2 महीने के अंदर ही आपको इसके जांच का जो रिपोर्ट है उसको सरकार को सबमिट करना है, ताकि जो जरूरी लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन पे एक्शन लिया जा सके। इसके पहले एक और कमेटी का गठन किया गया था और वो था एनटीए के पुनर्गठन के लिए कमेटी बनी है। तो इसके अध्यक्ष कौन बने, ये हम लोग पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, जिस पे अभी हाल ही में विवाद चल रहा है कि नीट का जो पेपर लीक हुआ है उसमें कहीं ना कहीं एनटीए जिम्मेदार है। तो उसका जो डायरेक्टर जनरल है वो ऑलरेडी चेंज किए जा चुके हैं, उसके नए डायरेक्टर जनरल बने हैं प्रदीप सिंह खरोला। लेकिन यहाँ पे ये था कि सरकारी समिति जो बनी है एनटीए के पुनर्गठन के लिए, उसके अध्यक्ष कौन है, तो ये बने हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट था। तो ये हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखें तो जरूर जाकर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट 1 में। आगे देखते हैं 46वां, 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? एक जो 5 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल बनी है 16th फाइनेंस कमीशन के द्वारा, तो उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं, चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं पूनम गुप्ता जी। 46वें का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। तो इन्होंने 5 मेंबर की एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई है जिसको पूनम गुप्ता जी हेड करेंगी। वही पूनम गुप्ता जो कि NCAER के वो डायरेक्टर जनरल है, मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की ये डायरेक्टर जनरल हैं। तो 5 मेंबर में हेड तो करेंगी पूनम गुप्ता। इनके अलावा जो मेंबर्स हैं वो है DK श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्रा, प्रांजुल भंडारी और राहुल बजोड़िया। तो ये कमीशन करेगी क्या? तो ये बेसिकली एडवाइस करेगी टर्म्स ऑफ रेफरेंस और उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसके मुद्दे पर ये लोग एडवाइस करेंगे कमीशन को। ये जो 16th फाइनेंस कमीशन है इनको ये मतलब ये एडवाइस करेंगे इस बारे में। तो फाइनेंस कमीशन होता क्या है? तो बेसिकली ये राष्ट्रपति जी के द्वारा इसका गठन किया जाता है। आर्टिकल 200 संविधान का जो आर्टिकल 280 है उसके तहत इसका गठन किया जाता है फाइनेंस कमीशन का। फाइनेंस कमीशन का मेन काम क्या होता है कि जो टैक्स रेवेन्यू है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो, मतलब यूनियन केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो, और साथ ही साथ राज्यों के बीच में आपस में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो टैक्स रेवेन्यू का, उसके बारे में डिस्कशन के लिए फाइनेंस कमीशन को बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 47वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम मतलब नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, तो ये एक प्रोग्राम चलाया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो इसका प्रधान सचिव किसको बनाया गया है? मतलब ये जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम जो चलाया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, तो इसके लिए प्रिंसिपल एडवाइजर किनको नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी। 47वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 48वां देखते हैं, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज निम्न में से किस देश में की गई है? तो ये की गई है इंडोनेशिया में, सबसे पुराना गुफा पेंटिंग। 48वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये डिस्कवर किया गया है लियांग करैम्पुआंग जो एक केव है इंडोनेशियन आइलैंड सुलावेसी में। अब इसको माना जा रहा है कि दुनिया का सबसे पुराना आर्ट वर्क है। अब इसमें क्या दिखाया गया कि 3 लोग जो हैं वो घेर कर खड़े हैं, एक रेड कलर के बड़े से सुअर को ये लोग घेर के खड़े हैं, ऐसा इस पिक्चर में दिखाया गया है। अब माना जा रहा है कि ये पेंटिंग जो है ये लगभग 51,200 साल ये पुराना पेंटिंग है। ये दुनिया का सबसे पुराना पेंटिंग अभी तक डिस्कवर किया गया है। 49वां, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में शुतुरमुर्ग का विश्व का सबसे प्राचीनतम घोंसला खोजा गया है? मतलब ओल्डेस्ट ऑस्ट्रिच नेस्ट है, ये खोजा गया। दुनिया का सबसे पुराना ये जो शुतुरमुर्ग का घोंसला ये खोजा गया है।
तो ये कहाँ खोजा गया है? तो इंडिया में तो खोजा गया है। इंडिया में कौन से स्टेट में? तो ये आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। 49वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 50वां। मर्सर की एक रिपोर्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग्स 2024। इसके अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है इस रिपोर्ट के अनुसार? तो वो शहर है हांगकांग। 50वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हांगकांग। ये पहले नंबर पे है दुनिया का सबसे महंगा शहर। दूसरे नंबर पे है सिंगापुर, तीसरे पे है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिक और चौथे पे है ऑस्ट्रिया का वियना। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये मर्सर का जो रिपोर्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग डेटा रिपोर्ट, इसमें हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिक ये क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे है, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल वर्कर्स यहाँ जाते हैं उनके अनुसार ये तीनों जो है ये पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे है 2024 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब अगर बात किया जाए लोवेस्ट लिविंग कॉस्ट सिटीज़ कौन कौन से हैं, तो इस्लामाबाद, लागोस और अबुजा ये सब लोवेस्ट नंबर पे हैं, मतलब सबसे लोवेस्ट है अबुजा। ठीक है। अब अदर सिटीज़ की बात करें तो शंघाई ये 23वें नंबर पे है सबसे महंगे के रूप में, बीजिंग 25वें पे है, कराची 222वें पे है, इस्लामाबाद 224 पे है। ठीक है। मुंबई जो है 136वें नंबर पे है। अगर इंडिया में देखें तो मुंबई 136वें पे है, दिल्ली 165वें पे है, चेन्नई 189 पे है और दुबई जो है ये 15वें नंबर पे है सबसे महंगे सिटी के रिपोर्ट के अनुसार, है ना। तो आप लोग आगे इस पे ध्यान दीजिएगा। 51वां देखते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है? वो तो महंगा था, अब सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है? तो ये है ऑस्ट्रिया का वियना। 51वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये सबसे अच्छा है। दूसरे नंबर पे है कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न ये दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे है क्रमशः। आगे देखते हैं इसके बारे में। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो इस रिपोर्ट को जारी करती है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को जारी करती है। इसमें दुनिया भर के 173 देशों पे सर्वे किया गया, 30 अलग अलग इंडिकेटर्स पे ध्यान रखते हुए, जिसमें स्टेबिलिटी था, हेल्थ केयर था, कल्चर था, इन्वायरमेंट था, एजुकेशन था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, एट्सेट्रा। कई सारे इंडिकेटर्स पे ये जज किए गए और ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, जिसमें 173 शहरों को इसमें रैंक किया गया, इस रिपोर्ट को लाया गया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा और इसके अनुसार टॉप 1 पे था ऑस्ट्रिया का वियना। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज के हमारे यही 51 क्वेश्चन थे। आशा है आप लोगों को ये क्वेश्चंस बेहद पसंद आए होंगे। अगर ऐसा है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरीके से बीपीएससी के लिए लगभग मैं 50 सेट लेकर आऊँगा। ये तो दूसरा ही सेट था, तो आप लोग जुड़ जाइए। लगभग आपको 50 से 60 क्वेश्चन आपको सिर्फ इस सीरीज से देखने को मिल जाएगा। तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।